नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक थर्मल फिजिक्स में हमारे पास है एडियाबैटिक वर्सेस आइसोथर्मल स्लोप्स। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर द यूनिवर्सिटी एग्जाम। तो आज हम एडियाबैटिक वर्सेस आइसोथर्मल स्लोप पढ़ेंगे और जानेंगे कि दोनों केस में स्लोप किसका ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर आपको मोनो एटॉमिक वर्सेस डायटोमिक गैस के लिए मैं बताऊंगा किस तरीके से एडियाबैटिक चेंज में इन दोनों में से जो स्लोप होता है किसका लेस स्टीपर होता है और किसका ज़्यादा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे रेशियो ऑफ एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। फिर हम रेशियो देखेंगे कि आइसोथर्मल इलास्टिसिटी और एडियाबैटिक इलास्टिसिटी का रेशियो क्या होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमने दोनों आज करने हैं। ज़्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है, सिंपल है, आसानी से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो बिना समय गंवाए आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आइसोथर्मल प्रोसेस जो होता है हमारे पास, हम उसको पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो, आइडियल केस में क्या होता है इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। एन आर क्या है, कॉन्स्टेंट है। टी यदि हम कॉन्स्टेंट कर दे तो ये हमारे पास आइसोथर्मल केस बन जाएगा। तो ये पूरी टर्म क्या होगी मेरे पास, कॉन्स्टेंट आ गई। ठीक है, तो पी वी इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉन्स्टेंट इज द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, नाउ वी विल डिफरेंशिएट बोथ साइड। तो जब हम आप डिफरेंशिएट करोगे, नाउ पी को एज इट इज़ रखो, डी वी को डिफरेंशिएट करो। अब वी एज इट इज़ डी पी को पी को डिफरेंशिएट करें, ये कांस्टेंट है तो ये टर्म क्या हो गया, जीरो। ठीक है, समझ में आया। तो ध्यान से देखो, जो हमारे पास स्लोप होगा क्या होगा आइसोथर्मल केस में। देखो, जो ग्राफ होगा मेरे पास, पी वी डायग्राम जो होगा, ठीक है, ये होगा। तो सपोज कोई आइसोथर्मल प्रोसेस यदि मेरे पास है, ठीक है, तो उसका ग्राफ सपोज लेटेस्ट एज्यूम ये आ गया। ठीक है, वेरिएशन हो रहा है। ठीक है, अब मान लो ये हमारे पास P1 V1 प्रेशर है और ये P2 प्रेशर है, ये वॉल्यूम क्या है, V2 है। समझ में आ गई बात। ठीक है, ये हो गया। तो इसको V1 और ये P1 कर लीजिए, क्योंकि ये हम एक्स एक्सिस मान लो, इसको वाई एक्सिस मान लो। ठीक है, ये V2 P2 हो गया। समझ में आई चीज़ें। तो ध्यान से देखो, जो स्लोप होगा इस पर मैं यदि कहीं टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा वही तो मुझे स्लोप देगा। तो यदि ये वाई में मान लो, ये एक्स मान लो, तो स्लोप क्या होगा मेरे पास, स्लोप इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। बट हमारे पास है कोऑर्डिनेट्स क्या, प्रेशर एंड वॉल्यूम, तो स्लोप क्या होगा, डी पी अपॉन में डी वी। समझ में आई बात। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे स्लोप होगा। तो हम आइसोथर्मल केस की बात कर रहे हैं, तो स्लोप हमारे पास डेल पी अपॉन में डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ये आएगा हमारे पास स्लोप। ठीक है, तो ध्यान से देखो क्या होगा। अब यहाँ से स्लोप हम निकाल सकते हैं, तो सिंपली क्या है, उधर लेकर चले जाओ, माइनस हो जाएगा, माइनस पी अपॉन में वी आ गया। तो ये हमारे पास आइसोथर्मल केस का स्लोप आ गया। आप इसको ऐसे लिख लो, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस के पी अपॉन वी, या आइसोथर्मल लिख लो। तो ये क्या आइसोथर्मल कर्व है हमारे पास। ठीक है, स्लोप ऑफ द आइसोथर्मल कर्व। बात करते हैं हम एडियाबैटिक प्रोसेस की। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में हम जानते हैं हमारे पास क्या होता है, हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग जीरो होता है। और हमने प्रीवियस क्लास में इक्वेशन ऑफ स्टेट पढ़ा था एडियाबैटिक केस के लिए। तो एडियाबैटिक केस के लिए हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है, ये समझ में। वेर ये क्या है, गामा, ये क्या है, एडियाबैटिक इंडेक्स इसको हम बोलते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द स्लोप। तो स्लोप भी वही आएगा, डेल पी अपॉन में डेल वी। समझ में, जो हमारे पास ग्राफ होगा प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, तो ये हमारे पास स्लोप आ जाएगा। ठीक है, एट कांस्टेंट। देखो, एडियाबैटिक केस में क्या होता है, एंट्रोपी एक्चुअली में कांस्टेंट होती है, तो ना स्लोप को ना हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं। तो एंट्रोपी कांस्टेंट क्यों होती है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है ना, आप ऐसे भी समझ सकते हो। देखो, जो एंट्रोपी होती है ना, वो ये होती है डेल के अपॉन में टी। तो जब हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट एक्सचेंज जीरो है, तो ये टर्म तो जीरो हो गई, तो एंट्रोपी क्या हो जाती है, कांस्टेंट। तो एडियाबैटिक स्लोप में इसलिए एस लिखते हैं, आइसोथर्मल के केस में टी लिखते हैं। तो काफ़ी बुक्स में यहाँ एस लिख देते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिंपली यहाँ एडियाबैटिक लिख सकते हो। ठीक है, स्लोप हो जाएगा। तो यही हमें निकालना है। तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे दोनों साइड। देखो, पी को एज इट इज़ रखेंगे, है ना, गामा देखो आगे आ गया, वी गामा -1 हो गया। ठीक है, तो वी को डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने। इस बार हमने क्या किया, वॉल्यूम को एज इट इज़ रखा। देखो, वॉल्यूम एज इट इज़ हो गया, पी को डिफ्रेंशिएट कर दिया, ये जीरो आ गया। ठीक है, कोई डाउट है। अब दोनों साइड हमने देखो वी टू द पावर गामा से डिवाइड कर दिया। देखो, ये टर्म दोनों साइड है ना, ताकि सिंप्लीफाई हो सके। तो ये टर्म आ गई मेरे पास। ठीक है, कोई डाउट है। तो यहाँ से देखो क्या हो गया, ये टर्म मैं उधर लेके चला गया, माइनस गामा पी अपॉन में वी, डी पी बाई डी पी मेरे पास क्या आ जाएगा, स्लोप, डेल पी अपॉन में डेल वी एडियाबैटिक इज इक्वल टू माइनस गामा पी अपॉन में वी। तो ये किसके लिए स्लोप आया है, ये एडियाबैटिक के लिए स्लोप आया। ठीक है, समझ में आई चीज़ें। हमने आइसोथर्मल स्लोप क्या निकाला था, ये आइसोथर्मल स्लोप क्या, माइनस पी अपॉन में वी। एडियाबैटिक स्लोप क्या है, ठीक है ना, माइनस गामा पी अपॉन में वी। तो गामा टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है मल्टीप्लीकेशन में, तो मैं इसको ना क्या लिख सकता हूँ, माइनस पी अपॉन वी क्या है, आइसोथर्मल का स्लोप है, और ये गामा मल्टीप्लीकेशन में आ गया। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन। ठीक है, तो हम यहाँ से यही तो समझे कि जो स्लोप होगा किसका, एडियाबैटिक का, ठीक है, वो गामा टाइम्स है किसके, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। ठीक है ना, समझ में आ गई बात।
तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ से आ गई, यानी एडियाबैटिक जो स्लोप है वो ज़्यादा होता है, ठीक है ना। कितना होता है, गामा टाइम्स होता है स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, और जो गामा की वैल्यू होती है ये ग्रेटर देन 1 होती है। समझ में आया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो जो स्लोप है एडियाबैटिक कर्व का वाई टाइम्स स्टीपर होगा, है ना। अब स्टीपर कहने का मतलब देखो क्या है, अब ये हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ है, तो ये तो मेरे पास किसका ग्राफ होगा, आइसोथर्मल कर्व का। ये किसका ग्राफ हो गया, एडियाबैटिक का। तो ये देखो स्टीपर है, कितना स्लोपी है आइसोथर्मल से, समझ में आया। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ऐसे बना के देगा, वो यहाँ कर्व पे नाम नहीं लिखेगा, वो दे देगा ए और बी, और पूछेगा कि आइसोथर्मल कौन सा है और एडियाबैटिक कौन सा है। तो जो ज़्यादा स्लोपी होता है, ज़्यादा स्टीपर होता है, वही क्या होता है, एडियाबैटिक होता है, ठीक है। अब आप देखो, जैसे ये क्या स्लोप है इसमें, नहीं ये ना के बराबर है ना। क्या इसमें स्लोप है, ना के बराबर। अब ये है, ठीक है ना। तो यदि मेरे पास में ए बी सी, यदि मैं पूछूं इसमें से बी और सी में से, है ना, वो ए बी सी में से कौन सा एडियाबैटिक होगा, तो सी क्या है, एडियाबैटिक है। बी मान लो क्या है, आइसोथर्मल हो गया। ए क्या हो गया, अब देखो ए क्या है, ये ऐसे तो होगा, यहाँ प्रेशर होगा, तो ये आइसोकोरिक प्रेशर होगा, आइसोबारिक प्रेशर हो गया, प्रोसेस हो गया, ठीक है ना, समझ में आया। तो ये स्लोप ज़्यादा है इस केस में, तो इस स्टीपर है, समझ में आया। आइसोथर्मल कर्व से वाई टाइम्स स्टीपर होता है एट द सम पॉइंट, है ना। आप कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ कर दो तो स्लोप देगा, क्योंकि जो गामा की वैल्यू है देखो ये 1 से ज़्यादा होता है, ठीक है ना। या हम ऐसे कहें एडियाबैटिक कर्व शार्पर है या स्टीपर है, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। बात करते हैं पीवी डायग्राम, मोनो एटॉमिक और डायटोमिक गैस के लिए। हम अब एडियाबैटिक प्रोसेस ही ले रहे हैं, तो ये जो दोनों ग्राफ है ना, ये एडियाबैटिक कर्व है मेरे पास, एडियाबैटिक कर्व है, ठीक है ना। अब यहाँ आइसोथर्मल कर्व नहीं है, एक ऑक्सीजन के लिए एडियाबैटिक कर्व बनाया है और एक हीलियम के लिए एडियाबैटिक कर्व बनाया है। तो जो मोनोएटॉमिक गैस है ना, जैसे हीलियम एक मोनोएटॉमिक गैस हो गई, डायटोमिक गैस क्या होगी, जैसे ऑक्सीजन एक डायटोमिक गैस हो गई, तो उसके लिए जो एडियाबैटिक इंडेक्स होता है ना 5.3 होता है। अब देखो इसका वैल्यू कहाँ से है, अब घबराओ मत, है ना। ये हम सारी चीज़ें जब हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वगैरह आगे चीज़ें पढ़ेंगे तो हम वहाँ उसमें ये सारी चीज़ें निकालेंगे। तो बस फिलहाल के लिए बस इतना ध्यान रखो। तो गामा की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, सपोज एक क्वेश्चन है, ये 1.66 होता है, 7 मान लिया। तो डायटोमिक के केस में क्या होती है, 1.4 होती है, समझ में आया। तो देखो हम जानते हैं स्लोप जो होता है ना, ठीक है ना, स्लोप जो होता है एडियाबैटिक कर्व का वाई टाइम्स होता है आइसोथर्मल का। लेकिन ये दोनों क्या है, दोनों किसके हैं, एडियाबैटिक, है ना। आइसोथर्मल का कर्व दोनों तो एडियाबैटिक है, तो लेकिन एडियाबैटिक कर्व कब आता है, जब मैं वाई टाइम्स करता हूँ आइसोथर्मल कर्व से। तो दोनों से यदि मैं कंपैरिजन करूँ तो गामा की वैल्यू जिसमें ज़्यादा होगी, तो किसमें ज़्यादा है, मोनो एटॉमिक गैस के लिए ज़्यादा होती है, डायटोमिक से कम, ट्राई एटॉमिक की भी कम होती है। तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए ना ज़्यादा होती है एडियाबैटिक इंडेक्स की वैल्यू, तो ये वैल्यू ज़्यादा होती है, तो एडियाबैटिक स्लोप जो होगा ना मोनो एटॉमिक के लिए ज़्यादा आएगा। तो देखो ये क्या, हीलियम। तो इन दोनों में स्लोप किसका ज़्यादा है, मोनो एटॉमिक गैस का, हीलियम का ज़्यादा है, ठीक है। तो जो स्लोप होता है एडियाबैटिक कर का वो स्टीपर होता है मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए देन एडियाबैटिक गैस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, दिमाग में बैठा लेना। क्या, मोनो एटॉमिक गैस के लिए ज़्यादा वैल्यू होती है, स्लोप जो होता है एडियाबैटिक कर्व का स्टीपर होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, मैं इसलिए आपको बताया है, ठीक है। तो स्टीपर कर्व जो है ये वाला कोरस्पॉन्ड्स टू हीलियम, और लेस स्टीपर कर्व जो है ये कोरस्पॉन्ड्स टू ऑक्सीजन, ठीक है, समझ में। यदि मैं कर्व ऐसे एग्जाम में आपसे बना के देगा, ये 3 कर्व आपसे दे देगा ए बी सी, अब पूछेगा कि इन तीनों में से एडियाबैटिक कर्व जो है, ठीक है ना, मोनो एटॉमिक का कौन सा है। तो देखो मोनो एटॉमिक का कौन सा होगा, सी, क्योंकि इसका कर्व सबसे ज़्यादा क्या है, स्लोपी है, स्टीपर है। डायटोमिक का क्या होगा, बी, और ये ट्राइएटोमिक का कम स्लोप होगा, ऐसे होता है, ठीक है, समझ में आई चीज़ें। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, रेशियो ऑफ एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। तो देखो इलास्टिसिटी ऑफ गैस क्या होता है। अब हमारे पास देखो गैस जो होती है ना, ठीक है ना, इसका कोई शेप साइज तो होता नहीं है। आप इसको किसी भी कंटेनर में डाल दो, ये उसी का शेप साइज क्या ले लेती है, एक्वायर कर लेती है। तो इट हैज़ प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी, समझ में, गैस के पास क्या प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी है। तो इलास्टिसिटी हम जानते हैं क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, समझ में आया, ठीक है। तो देखो स्ट्रेस मेरे पास फोर्स अपॉन एरिया या प्रेशर हो गया, और स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है ना, समझ में आया। तो ये मेरे पास डेल पी अपॉन में डेल वी, तो ये स्ट्रेस इलास्टिसिटी हो गई हमारे पास। जनरल फॉर्मूला जो होता है ना इलास्टिसिटी का वो ये होता है, ठीक है, समझ में आया। फॉर इनफाइनेस्टिमल चेंज के यदि मैं बात करूँ, है ना, तो इट हैज सम फाइनाइट चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम, बट फॉर इनफाइनेस्टिमल चेंज एडियाबैटिक इलास्टिसिटी, जहाँ पे नो हीट ऑफ एक्सचेंज इज देयर, तो एडियाबैटिक इलास्टिसिटी क्या होगी, इसे लिखेंगे, ठीक है ना, माइनस के वी, और ये डेल पी अपॉन में डेल वी, एंड इट इज एस देयर। इसी तरीके से आइसोथर्मल इलास्टिसिटी को क्या लिखूँ मैं, ई टी इज इक्वल टू माइनस डेल पी अपॉन में डेल वी,
ठीक है, ये आ गया। ठीक है, मैंने इलास्टिसिटीज़ के बारे में, एडियाबैटिक इलास्टिसिटी, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी के बारे में ना प्रीवियस लेक्चर्स आप यदि देखते आ रहे हो तो आप देखोगे मोस्ट प्रोबेबली 3rd 4th या 5th लेक्चर्स में मैंने अच्छे से बताया है, इन फॉर्मूले के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है ना, और ये भी बताया था कि इलास्टिसिटी का रेसिप्रोकल क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी। समझ में आया? ये हमने डिस्कस किया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का आप क्या ले लो, रेशियो। तो देखो रेशियो ले लेंगे, माइनस वॉल्यूम ये से कट जाएगा। ठीक है ना, अब देखो प्रेशर अप्लाई करने से वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है, इसलिए माइनस साइन ना इसलिए शो करता है यहाँ पे, है ना। समझ में, हमने आप जाओ प्रीवियस लेक्चर्स में तो हमने काफ़ी डिटेल में इनको डिस्कस किया। तो देखो जब हम रेशियो ले लेंगे इन दोनों का, माइनस वी से माइनस वी कट गया तो ये मेरे पास रेशियो आ गया। ठीक है, समझ में। अब देखो ध्यान से, अब हम जानते हैं क्या, ये डेल पी अपॉन डेल वी तो स्लोप होता है, तो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व इज y टाइम्स द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। दिस इज व्हाट वी नो फ्रॉम आवर अर्लियर रिजल्ट्स, है ना, ये आप ध्यान रखना है। तो अब इन दोनों को रेशियो को मैं क्या लिखूंगा, है ना, ये मेरे पास सिंपली क्या आ जाएगा, गामा आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया। तो हमने क्या जाना है यहाँ से, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इलास्टिसिटी टू द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, ठीक है ना, इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू गामा। ठीक है, समझ में आया। अब देखो इलास्टिसिटी का रेशियो, रेसिप्रोकल क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी। तो देखो ये कंप्रेसिबिलिटी आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया। देखो इलास्टिसिटी का रेसिप्रोकल क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी, और आइसोथर्मल इलास्टिसिटी का रेसिप्रोकल क्या होगा, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। और गामा किसके इक्वल भी होता है, CP अपॉन में CV। ये हमारे पास रेशियो आ गया इन दोनों का। ठीक है, समझ में। तो ये ध्यान रखना, दिस वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो एडियाबैटिक इलास्टिसिटी क्या है, y टाइम्स ग्रेटर है ना, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी के। तो हम यहाँ से यही तो लिख सकते हैं, दिस वन। ठीक है ना, तो एडियाबैटिक इलास्टिसिटी क्या है, y टाइम्स लार्जर है आइसोथर्मल इलास्टिसिटी से, इंडिकेटिंग दैट गैस रेसिस्ट कंप्रेशन मोर अंडर एडियाबैटिक कंडीशंस। तो देखो ये गामा की वैल्यू तो वो ग्रेटर देन 1 होती है, तो यदि ज़्यादा किस क्या होता तो आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, वो सॉरी एडियाबैटिक इलास्टिसिटी ज़्यादा आएगा। तो इसका मतलब ये तो हुआ कि गैस ज़्यादा रेसिस्ट करेगी अंडर एडियाबैटिक कंडीशंस ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ हीट एक्सचेंज, क्योंकि हीट एक्सचेंज तो कुछ हो नहीं रहा है। समझ में आया। ठीक है, तो ज़्यादा क्या करेगी, रेसिस्ट करेगा, क्योंकि गामा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो ये तो वैल्यू ज़्यादा आएगा। ज़्यादा इलास्टिसिटी में इट विल रेसिस्ट मोर, है ना, टू एनी चेंजेस दैट विल ओकर इन द गैस। समझ में आई चीज़ें। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।